आगे बात करेंगे वाइस पैरामीटर। वाइस पैरामीटर क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑफ अननोन प्लेन अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग जो इंटरसेप्ट है वो अननोन प्लेन की इंटरसेप्ट, उसको हम वॉइस पैरामीटर कहते हैं। ए बी सी को हम किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका अगर मैं वॉइस पैरामीटर निकालूं तो एक्स के रिस्पेक्ट में कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं पड़ा है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी पर वॉइस पैरामीटर निकालेंगे। और वाई के रिस्पेक्ट में जो ये पॉइंट होता है, या इस पॉइंट को कहते हैं वन, इस पॉइंट पर पड़ा है इंटरसेप्ट, तो वाई के रिस्पेक्ट में वन बी लिखेंगे। और जेड के रिस्पेक्ट में कहीं भी कोई इंटरसेप्ट नहीं पड़ी है तो हम क्या लिखेंगे? जेड के रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी पर पड़ेगी। अब आगे मिलर इंडिसेस की बात करें तो मिलर इंडिसेस जो होता है सेट ऑफ 3 नंबर यूज टू रिप्रेजेंट ए क्रिस्टल प्लेन। 3 नंबरों का एक सेट होता है जो क्रिस्टल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको कैसे निकालते हैं? 3 नंबर क्या होते हैं? HKL। HKL कैसे निकाले जाते हैं? A अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ अननोन प्लेन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, B अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ अननोन प्लेन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और C अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ अननोन प्लेन अलॉन्ग जेड एक्सिस। ऊपर ABC लेंगे और नीचे जो इंटरसेप्ट है एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग उन इंटरसेप्ट को लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटरसेप्ट कौन सी पड़ रही है? इन्फिनिटी पर एक्स, इन्फिनिटी पे वाई और वन पे जेड। तो इन्फिनिटी ए, इन्फिनिटी बी और वन सी। तो इंटरसेप्ट है इन्फिनिटी ए, इन्फिनिटी बी, वन सी। अब हमें HKL कैसे निकलेगा? इनको ABC के अपॉन में डालेंगे, तो A के अपॉन में ये डाला, इधर B के अपॉन में डाला के निकालने के लिए, और L निकालने के लिए C के अपॉन में डाला। तो अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ C है तो C आएगा, इन्फिनिटी बी, इन्फिनिटी बी, और इन्फिनिटी ए आएगा। अब A अपॉन इन्फिनिटी ए से ए कैंसिल होगा, वन अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू ज़ीरो होती है। इधर भी वन अपॉन इन्फिनिटी आएगा, उसकी वैल्यू भी ज़ीरो होगी, और सी अपॉन सी की वैल्यू वन आएगी। इसका मतलब ये जो यूनिट सेल है इसका अगर हम मिलर इंडिसेस देखें तो क्या आएगा? 0 0 1। इस तरीके से हम मिलर इंडिसेस निकालते हैं। ABC के अपॉन में उनके इंटरसेप्ट डाल के अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एंगल की बात करें तो दो क्रिस्टल प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकलेगा? उसको कॉस थीटा इक्वल H1 H2 प्लस K1 K2 प्लस L1 L2 अपॉन H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर अंडर रूट, और इंटू अंडर रूट H2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। यहाँ से निकल जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो क्या होगा? एंगल बिटवीन टू क्रिस्टल प्लेन। अब यहाँ पर जो H1 H2 है, दो क्रिस्टल प्लेन्स के क्या है? मिलर इंडिसेस है। ये H भी मिलर इंडिसेस होगा, K भी, L भी, और दो दो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर दो प्लेन प्रेजेंट होंगे। अब आगे कोऑर्डिनेट ऑफ एटम एंड पार्टिकल इन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में पार्टिकल के कोऑर्डिनेट देखें तो कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो 0 0 0 कोऑर्डिनेट होगा। मतलब ये कोऑर्डिनेट एक तरीके से पोजीशन को बताता है। इसको आप वाइस पैरामीटर के फॉर्म में भी ले सकते हैं। मतलब एकदम से वॉइस पैरामीटर नहीं कहेंगे, इनको हम कोऑर्डिनेट ही कहते हैं। कोऑर्डिनेट जो है अब उसको क्या है? कोऑर्डिनेट एक तरीके से पोजीशन बताएगा। अब इस यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 0 कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर जो वाई की वैल्यू है वन होती है। एक्स यहाँ पर देखो, एक्स अगर इधर से इधर मूव करेंगे तो हम एक्स पे बिल्कुल मूव नहीं किए हैं तो एक्स जीरो ही आएगा। वाई पे 0 से 1 तक पहुँचे तो वाई वन आएगा, और जेड पे कोई मूव नहीं किया है क्योंकि जेड ऊपर को है, ऊपर को मूव करते तो जेड पे मूव करते, तो जेड पे भी मूव नहीं किया है तो जेड की जगह भी क्या आएगा? 0 आएगा। अब इधर आगे मूव करें तो एक्स पे तो 1 मूव करे हैं, लेकिन वाई और जेड पे 0 मूव करे हैं तो 0 0 आएगा। अब अगर इस पोजीशन पे देखें तो इस पोजीशन पे देखो, इधर इधर से इधर तक पहुँचे हैं तो यहाँ पर वाई पर भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँची है तो वाई पे भी एक का मूव हुआ है, एक्स पे भी यहाँ से देखो यहाँ पर पहुँचे। ये अगर इसको आप 3D में इमेज करेंगे तो इजीली आपको लगेगा कि यहाँ से यहाँ एक्स पर 1 मूव करे हैं तो यहाँ पर 1 आएगा, और जेड पर देखो नीचे से ऊपर पहुँच के तो जेड पर भी 1 आएगा। इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेट 1 1 1 होगा। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के कोऑर्डिनेट है। फिर इसके बाद आप BCC के अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो BCC में क्या होता है? एक 0 0 0 पॉइंट वाला तो ठीक ही हो गया, वो हमें पता ही है। अब BCC में क्या होता है? बीच में बॉडी के बीच में एक एटम प्रेजेंट होता है। उसका कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो ये जो है हर जगह से हाफ मूव किए रहता है। नीचे से भी एक्स की पोजीशन में भी हाफ आगे को चलेगा, वाई की पोजीशन में भी हाफ आगे, और जेड की पोजीशन में भी हाफ आगे को चलेगा। तो यहाँ पर बीच में होता है ये, इसलिए इसका
जो कोऑर्डिनेट है हाफ 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 रहता है। अब अगर एफसीसी की कोऑर्डिनेट की बात करें तो एफसीसी अगर एक्स आगे वाले फेज में देखेंगे तो एक्स पे आधा मूव किया है, वाई पे आधा मूव किया है, लेकिन ऊपर को नहीं किया है, जेड साइड को नहीं किया है, तो जेड पे ज़ीरो। अगर इधर साइड के फेस पे देखेंगे तो यहाँ पर एक्स में हाफ चला है, वाई जेड में हाफ चला है और वाई में पूरा एक चला है, तो हाफ वन हाफ। ऊपर को देखेंगे तो ये एक्स पे हाफ चला है, क्योंकि इधर से इधर एक्स में हाफ होगा तो इधर से इधर को आया है थोड़ा, तो यहाँ पर एक्स में हाफ चला है, वाई में भी हाफ चला है और जेड में पूरा चला है, तो जेड में वन आएगा। इधर इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्स में वन चला है, ये पूरे जो आगे वाला फेज़ है, जो इससे बना हुआ आगे वाला फेज़ है वहाँ पे है, तो इसका मतलब एक्स में वन चला है और वाई और जेड में हाफ हाफ चला है। इधर देखेंगे तो ये साइड वाला है, साइड में एक्स में ये हाफ चला है, वाई में बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि बिल्कुल साइड में है, और जेड में जो है हाफ चला है। इसको आप अगर इमेज करेंगे तो आप इजीली इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बस इमेजिनेशन का ही खेल है। आगे कोऑर्डिनेशन ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड। डायमंड में अगर कार्बन एटम की कोऑर्डिनेट देखें तो कार्बन जो होता है एफसीसी, जो डायमंड होता है उसमें कार्बन जो होता है एफसीसी यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर जो एटम है कॉर्नर और फेस सेंटर पर होते हैं, और इसमें जो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है वो फिल्ड होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ कार्बन बीच फॉर्म एफसीसी, जो एफसीसी बनाएंगे उसके कोऑर्डिनेट 0 0 0, और एफसीसी वाले सारे कोऑर्डिनेट आएंगे एफसीसी वाले यानी कि जो फेस पर आते हैं, तो फेस पर हमने क्या देखा 0 1 1 1, 1 0 1 और 1 1 0। आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ कार्बन विच प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, जो टेट्राहेड्रल वॉइड में आएंगे उनके 1/4 1/4 1/4 आएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है एक बॉडी डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, उसको आप इमेज करेंगे तो आप इजीली पहचान पाएंगे कि एक जो टेट्राहेड्रल वॉइड की जगह है वो 1/4 जगह में रहती है, वो तीनों जगह से। फिर एक जो ऊपर को पहुंचेगा वो दो जगह से 3/4 में आएगा, एक जगह से 1/4। अगर आप इसको इमेज करके सोचेंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। फिर आगे बात करें जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर की, तो ये भी क्या होता है एफसीसी बनाता है और 50% ऑक्यूपाई रहता है, तो इसका भी क्या होगा कोऑर्डिनेट, जो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई रहती है उनका कोऑर्डिनेट इसी के जैसा होगा, और एफसीसी में भी सेम होगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न इन डिफरेंट यूनिट सेल। अलग अलग यूनिट सेल में डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के 6 के के बाद एक गैप आता है, फिर 8 के, फिर जो 7 नंबर है उनके बाद एक और गैप आएगा, फिर जो 7 नंबर होंगे उनके बाद एक और गैप। अगर इस तरीके से कहीं पर गैप देखने को मिलेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में, तो आप कहेंगे कि वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। फिर अगर एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में जो होता है जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो इवन नंबर ऑफ के होती है, वहाँ पर इवन नंबर में के प्रेजेंट होते हैं, जैसे 2 के 4 के 6 के 8 के 10 के, इस तरीके से। फिर अगर आप एफसीसी और सीसीपी की बात करेंगे तो एफसीसी में जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में एच के एल होंगे, वो या तो एच के एल तीनों ऑड होने चाहिए या तीनों इवन होने चाहिए। अगर तीनों ऑड होंगे तो इस केस में भी डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, और अगर तीनों इवन होंगे तो इस केस में भी डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। और जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो आप फिर वहाँ से निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है कैसे निकलती है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। यहाँ पर के की वैल्यू भी हमें पता है, के की वैल्यू होती है एच स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर, जो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 a स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होता है इसलिए इसको के लिख दिया गया है, और बाकी एच के एल वैल्यू जो है मिलर इंडिसेस की हैं। यहाँ से आप पता कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू दी होगी तो आपको पता चल सकता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है या बीसीसी है या एफसीसी, कौन सी टाइप की यूनिट सेल प्रेजेंट है। अब आगे बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या रहते हैं, एक शार्प टेम्परेचर शो करते हैं, मतलब टेम्परेचर वहाँ पे क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, जबकि एमॉर्फस में एक रेंज में टेम्परेचर दिखाई देने को मिलता है, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका जो टेम्परेचर होगा शार्प नहीं दिखाई देगा।
फिर आगे जो कूलिंग कर्व है डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस क्यों होगा? क्योंकि पहले बढ़ा, फिर कुछ टाइम कांस्टेंट रह गया, फिर पहले कम हुआ, कुछ टाइम कांस्टेंट, फिर कम हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा या कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज में मेल्ट होता है या कोई भी चीज़ बॉयल होती है। क्लीवेज की बात करें तो यहाँ क्लीन क्लीवेज देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर इरेगुलर कट देखने को मिलते हैं। एनाइसोट्रॉपी शो करता है। एनाइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि अलग अलग जो डायरेक्शन है उनमें अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। लेकिन ये जो है आइसोट्रॉपी शो करते हैं, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सारे डायरेक्शन में सेम दिखाई देने को मिलती है। आगे इनको ट्रू सॉलिड कहते हैं, लेकिन इनको हम ट्रू सॉलिड नहीं कहते हैं, इनको हम स्यूडो सॉलिड कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो जो NaCl है, क्वार्ट्ज है, शुगर है, डायमंड है, इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल देखेंगे तो प्लास्टिक, रबर और ग्लास है, और ये जो है सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। ये सॉलिड का क्लासिफिकेशन हो गया। इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में डिफेक्ट कैसे देखने को मिलता है? एक तो पॉइंट डिफेक्ट होता है, जहाँ पर एक पॉइंट पर जो है डिफेक्ट देखने को मिलता है, और एक जो होता है लाइन डिफेक्ट, मतलब पूरी लाइन में ही डिफेक्ट देखने को मिलता है। पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो ये दो तरीके का होता है, स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी। स्टाइक्योमेट्रिक क्या होगा कि डिफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन स्टाइक्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। नॉन स्टाइक्योमेट्री में होता है, इसमें स्टाइक्योमेट्री में चेंज देखने को मिलता है। अब स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट की बात करें तो दो टाइप की होती है, एक नॉन आयनिक होता है और एक आयनिक होता है। नॉन आयनिक में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। वैकेंसी का मतलब क्या होगा कि जो साइट है वो क्या हो जाएंगी, वेकेंट पड़ जाएंगी, मतलब खाली हो जाएंगी। यहाँ पर वैकेंट लेटिसाइड देखने को, वैकेंसी डिफेक्ट में वैकेंट लेटिसाइड देखने को मिलती है। अब यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, वॉल्यूम सेम रहेगा। मास डिक्रीज होगा, इसका मतलब डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल क्या होते हैं, मास बाय वॉल्यूम। अब आगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखें तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल साइड में आ जाते हैं। इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो फॉरनर पार्टिकल है वो इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएंगे, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। ये तो हो गया नॉन आयनिक। अगर आयनिक की बात करें तो आयनिक में होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट देखें तो शॉर्टकी डिफेक्ट में जो कैटायन है वो अपनी जो वेकेंट साइड, अपनी साइट है उसको छोड़ के चले जाता है। अब कैटायन जाएगा तो स्टाइक्योमेट्री बनाए रखने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए एनायन भी अपनी साइट को छोड़ के क्या हो जाएगा, चले जाएगा। इस केस में जो कैटायन और एक एनायन की साइड जो है वेकेंट पड़ जाएगी, इस वजह से ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसको याद रखने की सिंपल ट्रिक है, जैसे मैं याद रखती हूँ, शॉर्ट की डिफेक्ट मतलब शॉर्ट मतलब ये कम पड़ जा रहा है, शॉर्ट हो जा रहा है, कुछ चीज़ें चली जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट पड़ जाएगा। इस तरीके से याद रखती हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन है वो इक्वल रहेंगे, और वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम यही रहेगा। मास डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। आगे फ्रैंकल डिफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने कैटायन जाते हैं उतने एनायन चले जाते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो फ्रैंकल डिफेक्ट में जो कैटायन है वो अपने इंटरस्टिशियल साइड को छोड़ अपनी साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है। इंटरस्टिशियल साइड में चले जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस कैटायन का डिसलोकेशन देखने को मिलेगा। अब इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे जो आयन है इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं, और जो डेंसिटी है वो अनइफेक्टेड रहती है। डेंसिटी अनइफेक्टेड क्यों रहेगी? क्योंकि वॉल्यूम सेम, मास में कोई डिफरेंस नहीं आया है। मास सेम, वॉल्यूम सेम, मास सेम, तो डेंसिटी भी सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने A+ हैं उतने B- अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर NaCl, KCl, KBr, AgBr, CHCl, और यहाँ पर क्या है, AgCl, AgBr, AgI, ZnS। जो AgBr है वो दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है। फ्रैंकल डिफेक्ट को याद रखने की ट्रिक है, फ्रैंकल मीन्स फिट, यहाँ से यहाँ आके यहाँ पे फिट हो जाता है, खाली जगह में फिट हो जाता है।
अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी क्या रहती है, सेम रहती है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उनको कंडक्ट करने के लिए ये होल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट और नंबर ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट को इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, एन इक्वल एन एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन 2 kT। यहाँ पर अगर फ्रैक्शन देखना हो तो ये जो एन है इधर पर डाल सकते हैं, जहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, और जो ये एन है वो नंबर ऑफ एटम है कि इतने एटम है उनमें से इतना शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिला है। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टेम्परेचर हो गया, और ये एनर्जी है जो शॉर्टकी डिफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट देखें तो एन इक्वल n/n/½ एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन 2 kT। जहाँ पर जो एन है वो नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया, एन नंबर ऑफ एटम और एन हो गया, ni जो है नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइड है, बाकी चीज़ें वही हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो इनको बर्थेलॉइड कंपाउंड भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि स्टाइकोमेट्री डिस्टर्ब होती है। अब ये दो तरीके से होता है, एक तो मेटल की एक्सेस और एक मेटल की डेफिशिएंसी। मेटल की एक्सेस में क्या होगा, एनायन वैकेंसी, एनायन कम पड़ जाएंगे, एनायन कम पड़ेंगे तो मेटल जो है, मेटल क्योंकि कैटायन होता है वो क्या होता है, खुद ही बढ़ जाएगा। दूसरा है कैटायन वैकेंसी, कैटायन वैकेंसीज नहीं होगा, कैटायन एक्सेस होगा, कैटायन बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, कैटायन इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखो, पहले एनायन वैकेंसी की बात करें, एनायन वैकेंसी में क्या होगा, एक एनायन चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब ना हो इसलिए इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक एनायन जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर कहते हैं, जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, कैटायन एक्सिस में जो एक कैटायन है वो बाहर से इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर से इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगा। यहाँ पर मास इंक्रीज होगा और डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इफेक्ट पड़ेगा भी तो थोड़ा सा, मास डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन इधर पर क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अब मेटल डेफिशिएंसी में, मेटल की डेफिशिएंसी मतलब मेटल कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक मेटल जो है चले जाएगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए क्या होगा, जो दूसरा मेटल होगा वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर लेगा। जैसे इसके एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, FeO, FeS, NiO। जहाँ पर आयरन, यहाँ पे आयरन पहले +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, वो चले गया, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी चाहिए हमें, तो उसके लिए यहाँ पर जो दूसरा आयरन होगा वो अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 नंबर से इंक्रीज कर देगा। अब आगे डोपिंग इफेक्ट की बात करें तो डोपिंग इफेक्ट और इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है, जो फॉरनर एटम है वो एज ए इम्प्योरिटी वहाँ पर आते हैं, या हम इनको गेस्ट एटम भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब लेटिसाइड में लेटिसाइड एटम जो है रिप्लेस्ड बाय इम्प्योरिटी, अगर लेटिसाइड का जो एटम है इम्प्योरिटी से रिप्लेस होगा तो हम इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। और यहाँ पर अगर जो इम्प्योरिटी है वो इंटरस्टिशियल साइड में आएगी तो हम इसको कहेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पर डोपिंग में देखने को मिलता है आयनिक, अगर आयनिक सॉलिड में डोपिंग देखे तो कैसे होगी, ये आयनिक सॉलिड है NaCl, इम्प्योरिटी हमने डाल दी SrCl2। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जो एक सोडियम है Na+, वो क्या हो जाएगा, अपनी साइड से वेकेंट हो जाएगा, चले जाएगा। अब यहाँ पर दो दो सोडियम जाएंगे और एक Sr आएगा, दो सोडियम को एक Sr सेटिस्फाई कर देगा क्योंकि Sr के ऊपर 2+ है, और एक जो साइड है वो क्या हो जाएगी, वेकेंट पड़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बनी रहेगी क्योंकि Sr के पास 2 पॉजिटिव है, जो इस Na+ और इस Na+ दोनों की इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सकता है। लेकिन डोपिंग देखने को मिलेगी क्योंकि होल भी आ गया और मेटल भी चेंज हो गया। अगर डोपिंग हम कोवेलेंट सॉलिड में देखें तो डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी एन टाइप, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज की जो डोपिंग होगी उसको हम एन टाइप कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो सिलिकन है, सिलिकन में इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डाली जाएगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन रिच की बात करी है, तो इलेक्ट्रॉन रिच डालेंगे तो मतलब जो सिलिकन से एक आगे वाला है उनको डालेंगे, कौन है, फॉस्फोरस या आर्सेनिक वगैरह भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे फॉस्फोरस डाला तो फॉस्फोरस के पास क्या होते हैं, अगर सिलिकन देखें तो सिलिकन के केस में 4 वैकेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अगर
वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर फॉस्फोरस की बात करें तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की जगह तो ये ले लेगा, 4 बॉन्ड इस तरीके से बना लेगा, लेकिन जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इधर इस साइड में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और ये जो है डिफेक्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको एन टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। अब बैंड की बात करें, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप की बैंड की बात करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब डोनर एटम प्रेजेंट, डोनर बैंड प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली हम दे सकते हैं। तो डोनर बैंड प्रेजेंट होगा जो कंडक्शन बैंड में जाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ को नेगेटिव चार्ज जाएगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होगी इस तरफ को होगी। अब डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी के साथ अगर डोपिंग देखेंगे तो हम सिलिकॉन में वो एटम डालेंगे जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन से एक कम होता है। इसका मतलब एल्युमिनियम हमने जैसे डाल दिया, एल्युमिनियम में क्या होगा, 3 जगह से तो ये बॉन्डिंग कर लेगा, लेकिन एक जो साइड होगी वो क्या होगी, होल, वहाँ पे होल पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है 3 ही है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर साझेदारी नहीं कर सकता है, शेयरिंग नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर होल प्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसके बैंड की बात करें तो यहाँ पर जो ये जो बीच का बैंड होगा वो डोनर बैंड ना होकर एक्सेप्टर बैंड होगा, क्योंकि इस होल में एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ से दे नहीं सकता है, देने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है, और ये जो होल है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब प्योर सिलिकॉन की बात करें तो प्योर सिलिकॉन जो होता है स्मॉल एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो एक कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सटेंशन इसमें देखने को मिलता है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाए तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तब हम इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं करते हैं, जो कंडक्टर होते हैं उनसे थोड़ा कम करते हैं। अब इंट्रिंसिक बहुत कम करते हैं, एक्सट्रिंसिक थोड़ा ज़्यादा करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, एप्लीकेशन की बात करें तो ये डायोड का फॉर्मेशन करते हैं, रेक्टिफायर के फॉर्म में यूज होते हैं, यानी कि एसी को डीसी में, यानी कि लाइट को बैटरी में चेंज करने का काम करते हैं। ReO3 की तरह कंडक्टिविटी शो करते हैं, सॉरी ReO3 की जो कंडक्टिविटी होती है कॉपर की तरह होती है। ये जो है एन और पी टाइप का ही सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो होता है यूज टू एम्पलीफाई रेडियो एंड ऑडियो साउंड सिग्नल, ऑडियो सिग्नल और रेडियो सिग्नल के एम्पलीफाई के लिए ट्रांजिस्टर के फॉर्म में ये जो है यूज होते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की बात करें तो जो कंडक्टर होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होती है, कंडक्शन रेंज जो होता है 10⁴ टू 10⁻7 मोह मीटर इनवर्स होता है। इंसुलेटर का 10⁻20 टू 10⁻10 होता है। सेमी कंडक्टर का 10⁻6 टू 10⁴ होता है। सेमी कंडक्टर को देखें तो ये 2 टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होता है वो उसमें कंडक्टिविटी थोड़ा कम होती है, और एक्सट्रिंसिक में कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब टेम्परेचर इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो जो कंडक्टिविटी मेटल के लिए होती है उनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। रीज़न होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज वाइब्रेट करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है उसमें हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, और हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कम कंडक्ट होगी। अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं। इंसुलेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी होता है कि जो पोलर क्रिस्टल होते हैं उनमें हम अगर प्रेशर लगाए तो उस वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको पाइजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और अगर पायो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें जो पोलर क्रिस्टल होता है उनमें अगर हीट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो पायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी की बात करें तो जब कंडक्टिविटी जो फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है उसमें अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो हम इसको कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी।